मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेबर कोड बिल 2020 के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, इसके पहले मैं ये बतलाना चाहूँगा कि भारतवर्ष में पिछले जो भी कानून लागू थे, श्रम कानून, वो लगभग 70 से 100 साल पुराने थे। इनको रिफॉर्म करने के उद्देश्य से और इनमें चेंजेस लाने के उद्देश्य से 2014 में बिल पेश किए गए थे। इसके बाद समय समय पर 20 वर्षों से ये कार्यवाही लंबित थी। अभी हाल ही में एक बिल कोड ऑन वेजेस 2019 पास हुआ तथा 3 अन्य बिल, जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 तथा तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020 पेश हुए, जिनमें बाद के 3 बिल 2019 के बाद जो थे वो लेबर के संबंध में पास हुए, संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए। इसमें सबसे पहला बिल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, जिसमें 4 लेबर लॉज को रखा गया, मर्ज कर दिया गया, तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल, जिसमें 9 अधिनियमों लेबर लॉज को मर्ज किया गया, तथा तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020 के अधीन 13 लेबर लॉज को मर्ज किया गया। मित्रों, मैं ये बतलाना चाहूँगा कि इन बिलों को रखने का मुख्य उद्देश्य लेबर लॉज में रिफॉर्म करना है तथा इन चेंजेस के कारण क्या क्या स्थिति बनेगी वो आगे विस्तृत रूप से मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, इन 3 लेबर लॉज को पास करने से एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो लिंगों का भेदभाव होता था स्त्री पुरुष का, वो समाप्त होगा। दूसरा, इसके अंदर प्रत्येक एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। तीसरा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अब 50 वर्कर्स तक रख सकता है और उसे डिफरेंट जो लाइसेंसेस, कई लाइसेंस लेने होते थे, वो मात्र एक लाइसेंस से काम चल सकता है। तथा इसके अंदर संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित श्रमिकों के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाए जाने का प्रावधान है। श्रमिकों को, वर्कर्स को पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स आदि के प्रावधानों में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। श्रमिकों को डिजिटल पेमेंट एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसी भी तरह की बदमाशी होने की संभावना खत्म हो जाएगी और इनका प्रत्येक वर्ष में एक बार कम से कम श्रमिकों का हेल्थ चेकअप की अनिवार्यता रखी गई है। इसके अंदर 300 वर्कर्स किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पर 300 से ऊपर वर्कर्स होने पर एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स की तरह ही उन्हें अपने रूल्स बनाना आवश्यक होंगे। कभी भी कंपनी उन्हें सेवा से निकाल सकती है। इसके अलावा प्रत्येक यूनियन या श्रमिकों को हड़ताल पर जाने के पूर्व 60 दिवस का नोटिस देना आवश्यक होगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी तथा इन्हें श्रमिकों को मैटरनिटी बेनिफिट, लेडीज को कौशल उन्नयन आदि का प्रावधान भी रखा गया है। कर्मचारी, महिला कर्मचारी 1 सप्ताह में 6 दिन तक कार्य करेंगी। इसी प्रकार श्रमिक जो भी होंगे वो भी 6 दिन तक हफ्ते में कार्य करेंगे तथा महिलाओं को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही कार्य पर रखा जाएगा। इसके अलावा यदि कार्य पर रखा जाता है तो उन्हें ओवर टाइम आदि का पेमेंट किया जाएगा। ये कुछ बेसिक जो इन अधिनियमों को लाने का उद्देश्य था वो मैंने आपके समक्ष रखे। इसके अलावा मैं अब अलग अलग अधिनियमों के संबंध में आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल के अंदर पहले जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत 100 श्रमिकों के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने आवश्यक थे, उसकी जगह अब 300 श्रमिकों तक
एम्प्लॉयर को ये छूट दी गई है। 300 से अधिक श्रमिक होने पर उन्हें कंपनी में रखे जाने वाले श्रमिकों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाना या स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने की आवश्यकता होगी। 300 से नीचे जिन भी इंडस्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं दी गई है। इसके अलावा रूल्स जो बनेंगे उनमें नियुक्ति के आदेश को जारी किया जाएगा। अभी जो मैंने आपको उपयुक्त ऊपर की जो व्यवस्थाएं बतलाई उन सबको लागू करना होगा, तथा यदि कोई भी यूनियन या एम्प्लॉय हड़ताल पर जाते हैं और कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आदि में कोई मामला पेंडिंग रहता है तो वह 60 दिवस का प्रायर नोटिस देना आवश्यक कर दिया गया है, जो कि सबसे पहले इसके पहले करीब 6 सप्ताह का पूर्व नोटिस देना आवश्यक हुआ करता था। इस प्रकार इस प्रावधान में भी संशोधन किया गया है। पहले इजली एम्प्लॉयर के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो वर्ड यूज होता था वो अब एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टर्म यूज किया गया है। इसके अलावा कोर्ट में केस पेंडिंग होने पर तथा उनमें भी 60 दिवस की कम से कम सूचना एम्प्लॉयर को देना, प्रायर नोटिस देना आवश्यक है। इन्होंने सेकंड ये व्यवस्था दी है कि किसी भी वर्कमैन को एम्प्लॉयर कभी भी निकाल सकता है, और यदि किसी भी एम्प्लॉय को रीस्किल करता है तो उसे एक फंड की व्यवस्था करनी होगी जिसमें 15 दिन के वेजेस के बराबर राशि उसमें लगानी होगी तथा फंड सेटअप करना होगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टेम्परेरी वर्कर्स आदि के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 में ये व्यवस्था की गई है कि नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड एक गठित होगा सुटेबल, जिसमें स्कीम होंगी, तथा गिग वर्कर्स जो स्पेसिफिक काम के लिए लगाए जाते हैं या टेम्परेरी बेसिस पे रखे जाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था, और अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इन वर्कर्स के लिए जहां पर गिग वर्कर्स आदि हैं इनमें भी ये व्यवस्था दी गई है कि उनका सोशल सिक्योरिटी आदि की व्यवस्था हो। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी तथा वर्किंग कंडीशन रूल 2020 में ये व्यवस्था दी गई है कि अपनी मर्जी से दूसरे स्टेट में यदि कोई इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जाता है और उसकी सैलरी 18,000 रुपए से कम है तो उनको भी तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जर्नी अलाउंस उनको एम्प्लॉयर देगा, उनका खर्चा आने जाने का जो भी होगा टू एंड फ्रो वो एम्प्लॉयर को देना होगा, उनको नियुक्ति पत्र देना होगा, अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, और पोर्टेबिलिटी या राशन की सुविधा, पोर्टेबिलिटी बेनिफिट भी उनको प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसमें एक व्यवस्था यह दी गई है कि उन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जो वर्किंग आवर्स है और उनमें जो महिलाएं वगैरह हैं वो सुबह 6 से और रात के 7 बजे के पूर्व उनसे कार्य कराया जाएगा। यदि अदर एम्प्लॉयर और उनके मध्य किसी तरह की कोई व्यवस्था होती है या बातचीत होती है तो उन्हें ओवर टाइम आदि का भी भुगतान किया जाएगा, और कोई भी घटना यदि उस महिला के साथ होती है तो इसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बताऊंगा कि इन तीनों अधिनियम कोड ऑफ जो लेबर लॉस के बनाए गए हैं इसमें प्रोस कॉन्स क्या हैं, इसके क्या फायदे या नुकसान हैं। सबसे पहला तो यह है कि रीस्केलिंग के लिए जो एम्प्लॉयर दोबारा से वर्कर उसको फंड वगैरह की व्यवस्था करेगा उससे अच्छा सेटअप और अच्छा स्टेप प्राप्त हो सकता है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा कदम है। दूसरा, एनुअल इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रखते हैं उसमें 50 वर्कमैन तक अब कॉन्ट्रैक्टर रख सकता है, एक ही लाइसेंस लेने की उसको जरूरत होगी। गिग वर्कर्स के लिए भी अपलिफ्टमेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है। दूसरे, 1 से 2% वर्कर्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। गिग वर्कर्स आदि के लिए इन्हें जर्नी अलाउंस मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वर्कर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो दूसरी जगह भी वर्क के लिए जाने पर अपना एक्सपीरियंस बतला सकते हैं। वुमन वर्किंग कंडीशन से एम्प्लॉयर को काफी फायदा होगा। और इसके नेगेटिव्स या जो नुकसान वाले वो बतलाए गए हैं वो ये हैं कि नए लेबर लॉस से वर्कर्स का राइट डाइल्यूट हो रहा है, अर्थात वर्कर्स को कम अधिकार मिल रहे हैं और मैनेजमेंट को अधिक कॉरपोरेट फ्रेंडली लेबर लॉस ये बनाए गए हैं। ट्रेड यूनियन की प्रोटेक्शन उन्हें सही ढंग से प्राप्त नहीं होगी, ये इसके ड्रॉबैक हैं। दूसरा, कॉरपोरेट
फ्रेंडली दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हायर एंड फायर तथा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वर्कर्स के प्रति हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। स्ट्राइक के प्रोविजन से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने की संभावना है। दूसरा, कंपनी रीस्किल फंड का कैसे यूज करेगी, ये इस अधिनियम में कहीं क्लियर नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को काफी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इस प्रकार 44 लेबर लॉज में से 29 लेबर लॉज का बंटवारा करते हुए ये 3 नए कोड 2020 के लागू किए गए हैं। इसके अंदर बेनिफिट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तथा गिग वर्कर्स को दिया गया है तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी काफी लाभ प्राप्त हुआ है। एम्प्लॉय ग्रेच्युटी का किसी तरह से उन्हें कोई लॉस नहीं होगा। 300 वर्कर्स पर ये लागू होंगे। दूसरे, इसमें 60 दिवस का नोटिस देना आवश्यक बतलाया गया है। इस प्रकार ट्रेड यूनियन की शक्ति को कुछ कम कर दिया गया है। 4 कोड में ये जो परिवर्तित 29 एग्जिस्टिंग लॉस को किया गया है, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट की जैसे डेफिनेशन है, उसके अंदर पहले 10 और मोर वर्कर्स जो इलेक्ट्रिसिटी विद द एड ऑफ पावर से कार्य करते थे तथा 20 वर्कर विदाउट एड ऑफ पावर, इस संख्या को 10 की जगह 20 तथा 20 की जगह 40 फैक्ट्रीज एक्ट में कर दिया गया है। इस प्रकार पुराना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के जो प्रोविजंस थे वो अब लागू नहीं होंगे और बहुत सारी फैक्ट्रियां फैक्ट्रीज एक्ट के पुराने प्रोविजंस से एग्जम्प्ट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्टर के अधीन 50 एम्प्लॉय रखेंगे, जिनमें पीएफ, ईएसआई आदि का उनको फायदा मिलेगा। ग्रेच्युटी भी जो 5 वर्ष मिनिमम सर्विस करने के बाद मिलती थी, इसमें लिमिट कम की गई है, घटाया गया है और कर्मचारी को ग्रेच्युटी आदि का लॉस नहीं होगा। इस प्रकार श्रमिक कर्मचारी के अधिकारों को सीमित किया गया है तथा एम्प्लॉयर्स के जो राइट हैं या जो उनकी शक्तियां हैं वो इस एक्ट इन कोड को लाने के बाद कुल मिलाकर बढ़ाई गई हैं और ये वर्किंग कंडीशंस आदि श्रमिकों के सुधारने का इन तीनों अधिनियमों में प्रयास किया गया है। वैसे भी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का हमारे भारत के संविधान में व्यवस्था दी गई है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि वर्कमैन एक वीकर सेक्शन होता है। इसमें देयर इज ए फाइट बिटवीन 2 थॉरोली अनइक्वल्स। एक एम्प्लॉयर होता है जो अत्यंत सबल और प्रबल पक्ष रहता है तथा वर्कमैन जो कि अत्यंत गरीब एवं शोषित स्थिति में रहता है। अब आगे ये स्थिति स्पष्ट होगी कि इन तीनों बिलों के लागू होने से क्या स्थिति सामने भविष्य में उभर कर आती है, ये एक चर्चा का विषय बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नमस्कार।